दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट रुकिए, अब ठीक है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। और इसका हाई वैल्यूएशन में ट्रेड होने का रीज़न ये है कि इंडिया में जितना भी कार बिकता है, अगर आप मार्केट में जाइएगा तो आपको 4 में से 3 कार मारुति का ही दिखेगा। इसीलिए इसका जो स्टॉक्स पी इतना हाई है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन स्टॉक्स पी हाई है बिकॉज जो मेजर सेल्स होता है कार का इंडिया में अभी भी वो मारुति का ही सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसको इतना हाई प्रीमियम मिलता है। तो ये तो स्टॉक्स पी के बारे में। अगर इसको अच्छे से एनालिसिस करें लास्ट कुछ सालों का डेटा लेके कि इसका स्टॉक्स पी कैसा रहा है, तो पिछला अगर 5 सालों का डेटा देखें तो ये लगभग अपने हाई पे अभी चल रहा है स्टॉक्स पी के हिसाब से। इसका अगर एवरेज देखें तो अराउंड 40 के आसपास रहता है, लेकिन अभी ये अराउंड 55 के आसपास है। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। आफ्टर द सडन जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद 2020 में जो ब्रेकडाउन था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ये हाई स्टॉक्स पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। खैर, ये तो था पी के रेस्पेक्ट में। थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बात करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है कंपनी का। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर इसका जो सेल्स वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और अगर डिविडेंड पे आउट का बात करें तो हेल्दी है, लगभग 30% के आसपास। अगर 100 रुपये कमाता है तो लगभग 30 रुपये डिविडेंड पे कर देता है कंपनी, जो काफ़ी बढ़िया कंसीडर किया जाएगा इसके रेस्पेक्ट में कि अगर कंपनी को कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिल रहा है तो बेटर होगा शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दे। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, चाहे बुक वैल्यू से देखे चाहे स्टॉक्स पी से देखे। काफ़ी हाई है, 54-55 काफ़ी हाई नंबर लगता है किसी भी कंपनी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो। चाहे वो कंपनी 40% से ही क्यों ना ग्रो कर रहा हो, कंपाउंड कर रहा हो हर साल, लेकिन 55-56 का पी काफ़ी हाई माना ही जाता है। यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्रीज़ करेगा, बस ये कंसिडर किया जाता है कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। और अच्छा कंपनी है तो ज़रूरी है कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड होता ही अच्छा कंपनी, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें नेगेटिव पॉइंट में, तो ये लास्ट कुछ सालों में उतना कुछ खास नहीं रहा है। लगभग 4-5% के आसपास ग्रो किया है लास्ट 5 सालों में। और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7-8% के आसपास है 3 साल में, जो काफ़ी ख़राब नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि 15% या उससे नीचे का रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव उतना कुछ खास नंबर नहीं है। और कंपनी का अर्निंग अदर इनकम से भी थोड़ा सा हुआ, लगभग 2292 करोड़ के आसपास, जो ठीक ठाक है, उतना कुछ खास अंतर नहीं क्रिएट करेगा। ये तो था थोड़ा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो मारुति सुजुकी का कॉम्पिटिटर है महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स। ये तो इंडियन कंपनी में बहुत सारा फॉरेन कंपनीज भी है जो मारुति सुजुकी के साथ कॉम्पीट कर रहा है। जैसे अगर एग्जांपल देते हो, रेनॉल्ट है, आई सीरीज़ का है, होंडा है, ह्युंडई है, जो कि लिस्टेड नहीं है इंडिया में। और जैसे कि फोर्ड हुआ और एलन मस्क का कंपनी हुआ, तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन लगभग इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रही है। डीजल और पेट्रोल का कार बनाता है, और एलन मस्क का कंपनी टेस्ला वो इलेक्ट्रिक कार बनाता है। तो अंतर काफ़ी है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है, कार का बिक्री में कॉम्पीट एक दूसरे से तो कर रहा है। तो यहाँ हमको कंपटीशन ढंग से पता नहीं चल रहा है अगर हम इस दोनों से बस कंपेयर करें। तो अगर कंपैरिजन करना है तो हमको तीनों चारों जो भी अलग कंपनी है जो इंडिया में सेल कर रहा है कार, तो सबको देख के कंपटीशन को कंसिडर करना चाहिए। इसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो लगभग उसके हाफ मार्केट कैप का है, और लगभग उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इससे काफ़ी बढ़िया है, मारुति सुजुकी से काफ़ी बढ़िया है। यह तो था कॉम्पिटिटर का। अगर क्वार्टरली सेल्स का बात करें कि पिछला 12 क्वार्टर में कैसा सेल्स रहा है, कंपनी का ट्रेंड किधर जा रहा है पिछला 12 क्वार्टर से, तो अगर ट्रेंड का बात करें तो पिछले 2020 जून में थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। अगर उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा डाउन कभी कभी कोई क्वार्टर होता है, तो ओवरऑल सेल्स कंपनी को जनरेट हो रहा है, तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव में है। अगर प्रॉफिट का बात किया जाए कि कंपनी को सेल्स तो जनरेट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेप्ट वही जून 2020 में लॉस हुआ था, नहीं तो ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा बहुत जो ट्रेंड है इसका नेगेटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हम ये कंसीडर कर सकते हैं। इसको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो हम ईयरली डेटा को देखेंगे, जो बेटर बताएगा कि कंपनी कैसा ग्रो कर रहा है। अगर लास्ट 12 साल का डेटा देखें तो मार्च 2010 में इसका सेल्स था लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, जो अभी बढ़ के हो गया है 70,000 करोड़, लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो 2600 करोड़ था, जो अभी बढ़ के हो गया लगभग 4300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ सेल्स डबल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट डबल से थोड़ा सा कम है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। इसका बेसिक रीज़न भी है कि बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज़ वो इंडिया में एंटर कर रहा है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन है वो थोड़ा ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, और मारुति का उतना इलेक्ट्रिकल डिवीज़न पे उतना अभी पकड़ नहीं है।
खैर ये गुजरात में अगर आप देखिएगा तो वहाँ सेटअप कर रहा है, बैटरी का प्लांट सेटअप किया है, लेकिन अगर कार मैन्युफैक्चरिंग का बात किया जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो उसका भी कुछ खास पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अगर बोले तो श्रिंक कर रहा है इसका प्रॉफिट मार्जिन। ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर से कंपटीशन बढ़ा है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से। तो ये तो था अर्ली डेटा का, साल दर साल डेटा का। अगर साल दर साल का सेल्स ग्रोथ का बात करें तो उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है, चाहे 10 साल का देखे, 5 साल का देखे या 3 साल का देखे। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करें तो लास्ट 2 साल 3 साल में उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, डाउन में ही है पिछला 2-3 साल में, जिसकी वजह से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास उतना हाई नंबर नहीं, लगभग 10 साल का बात करें तो 12%, 5 साल का 11% और 3 साल का 8%, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। मार्जिन भी डिक्रीज़ कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज़ कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एक तरह से कहे तो डिक्रीज़ कर रहा है, बट स्टॉक्स भी अभी हाई लेवल पे चल रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी का स्टॉक्स के बारे में। थोड़ा बात करते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है क्या वो उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। प्रॉफिट कमा लिया, कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस प्रॉफिट का। तो वो पता चलता है हमको कैश फ्लो से। कंपनी का अगर कैश फ्लो का डेटा देखें तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से एफिशिएंटली पैसा निकाल रहा है। देखने से लगता है कि हाँ कंपनी आराम से पैसा निकाल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है उसका इन्वेस्टिंग में खर्च हो रहा है। फाइनेंसिंग में थोड़ा सा पैसा जा रहा है, मोस्टली डिविडेंड पेमेंट में, क्योंकि कंपनी का कोई डेट है नहीं तो वो पेमेंट क्या करेगा। तो ये सारा जो लगभग पैसा जा रहा है, ज़्यादातर पैसा जो जा रहा है वो या तो डिविडेंड पेमेंट में जा रहा है या फिर जो पुराना थोड़ा बहुत डेट था उसको डिक्रीज़ किया है। जैसे कि मार्च 2012 में थोड़ा सा डेट लिया था, नहीं तो ओवरऑल उसी को वापस करके ख़त्म कर दिया। अब जो मोस्ट प्रोबेबली पैसा जा रहा है वो डेट में नहीं जा रहा है, अब वो डिविडेंड में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख के समझ में आता है कि हाँ कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा निकाल रहा है और उसको सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है इन्वेस्टिंग में, और थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट कर रहा है फाइनेंसिंग में। तो ओवरऑल अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर मार्च 2010 को बस छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल कंपनी का जो हेल्दी कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इसका हेल्दी बोलेंगे हम, कि हाँ कंपनी कम से कम प्रॉफिट तो कर रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, नेट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। फ्री कैश फ्लो हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ कहना फ्री कैश फ्लो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं यहाँ कंपनी के हाथ में पैसा बच रहा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा खर्चने के बाद भी। अब थोड़ा बात करते हैं कि कंपनी को पैसा कितना जल्दी मिल रहा है या कंपनी कितना जल्दी पेमेंट कर रहा है। ये पता चलता है डेटर्स डे, इन्वेंट्री डेज और डेज पेएबल। तो अगर इन्वेंट्री डेज़ का बात करें तो ये अराउंड 20 डेज़ के आसपास मेंटेन रहता है, 20-22 डेज़ के आसपास। थोड़ा बहुत कभी इंक्रीज़ हुआ नहीं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20-22 डेज़ के अराउंड ही घूमता रहता है। तो ये लगभग फिक्स नंबर है, तो मतलब सामान जो खरीदता है वो लगभग 20 दिन तक ये अपना स्टोर में रखता है। अब स्टोर में रखता है और बेचता है लगभग अंडर 10 डे में बेच देता है। पहले 10 दिन था, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अब सिंगल डिजिट डे में बेच देता है, लगभग 10 दिन के अंदर ही सामान बेच देता है। और अपना जो कस्टमर है, जो उसको कस्टमर नहीं बोलेंगे, जो वो सामान लेता है जिससे, उसको लगभग पे करता है। अभी 73 डेज़ बढ़ गया, 38 दिन था मार्च 2010 में, जो अभी बढ़ के हो गया 73 डेज़। कहने का मतलब कि कंपनी अब ज़्यादा लेट से पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। पहला कि कंपनी को पैसा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो लेट पेमेंट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कैश फ्लो से हमको देख के पता चलता है कि कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये कहना कि कंपनी पैसा नहीं है इसकी वजह से इतना लेट पेमेंट कर रहा है, सही नहीं होगा। दूसरा रीज़न होगा कि कंपनी अपना ब्रांड वैल्यू बना लिया है, इतना बना लिया है कि अगर वो लेट पेमेंट भी करता है तो उतना कुछ खास बोलता नहीं है उसका जो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है वो। तो यहाँ पे यही पॉइंट कंसीडर ठीक बैठता है कि कंपनी लेट पेमेंट कर रहा है बिकॉज उसका मोट है, वो पावरफुल मोट रखता है अपना ब्रांड वैल्यू का, मारुति सुजुकी का, जिसके वजह से वो लेट पेमेंट भी करता है। तो उसका जो सप्लायर है कुछ खास दिक्कत नहीं होता है उसको। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो नेट कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव है, मतलब इसको कैश फ्लो जो वर्किंग कैपिटल होता है इसके लिए उसको ना पैसा उठाना पड़ रहा है ना लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारा पैसा जो नेगेटिव है, आपको देखने से ये पता चल रहा है कि जो पैसा यूज कर रहा है वो जो सप्लायर है उसका पैसा यूज कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं कि मान लेते हैं 38 दिन है, तो 38 दिन बाद वो पेमेंट करेगा। रॉ मटेरियल आ गया, 20 दिन फैक्ट्री में रखा, 10 दिन में बेच दिया, मतलब 8 दिन अभी भी उसके पास है, 8 दिन में वो पेमेंट कर सकता है। टोटल 38 दिन में पेमेंट कर रहा है, 30 दिन में उसका सेल्स हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो यहाँ से समझ में आया कि हाँ रेशियो एनालिसिस कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना सेल्स जो सामान है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है बेचने में, उसको इन्वेंट्री को मेंटेन करने में और अपना जो सप्लायर उसको पे करने में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछला 12 क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 50% से ज़्यादा रहता है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को भरोसा हम ये कंसिडर करते हैं। अगर 50% से ज़्यादा है तो, अगर 50 से कम है तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट को भरोसा नहीं है, हो सकता है कोई रीज़न की वजह से ना हो, या फिर हो सकता है कि वो प्रोफेशनली रन कंपनी हो, ऐसा भी होता है।
तो प्रोफेशनली रन कंपनी में 0% भी प्रमोटर होल्डिंग होगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 56% के आसपास है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि हाँ मैनेजमेंट को भरोसा है और 50% से ज़्यादा है और इंक्रीज़ भी किया, जिसकी वजह से हाँ थोड़ा भरोसा ज़्यादा बढ़ा है, ये कह सकते हैं। ये तो था शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें पिछला कुछ 10-12 साल का, तो लगभग डाइल्यूशन किया कि नहीं वो पर्टिकुलरली देखना है। अगर डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी 2013 में थोड़ा सा डाइल्यूट किया था 4.6%, नहीं तो 2009 से 21 तक कोई डाइल्यूशन नहीं किया है कंपनी। 2009 से 21 तक जीरो डाइल्यूशन, एक्सेप्ट 2013 में 4.6% किया था डाइल्यूशन। उसको फर्दर हमको एनालिसिस करना पड़ सकता है कि वो डाइल्यूशन क्यों किया था, रीज़न थोड़ा खोजना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे ख़राब तब लगता है जब कंपनी कंटिन्यूस साल दर साल अपना जो स्टॉक्स है उसको डाइल्यूट करता जाता है, वो थोड़ा मुझे ख़राब लगता है। अगर कंपनी एक बार डाइल्यूट किया, जो पैसा मिला उससे काम करना फिर शुरू किया, वो काफ़ी बढ़िया रहता है, जैसा इस केस में है। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत फंडामेंटल डेटा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।